नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष प्रसारण में मैं सवेलम आपके बीच बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव। बहनों और भाइयों, पार्किंसन एक तरीके का जब हम एक होता है, मैं आपको हल्का सा चर्चा कर दूं कि एक हमारे मस्तिष्क में जब एक जिसको हम कह सकते हैं पैरालाइटिस एजिटेंस होना, ये आमतौर से हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में जहाँ से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल जब एक हमारे मांसपेशियों के न्यूरॉन्स तक जाता है तो कभी न्यूरॉन्स में बनने वाला जो डोपा एक हार्मोन्स होता है जिसे हम जिम्मेदार मानते हैं, इस हार्मोन्स को हम साइटोक्रोम पी और साइटोक्रोम बी से भी संबोधित करते हैं। आमतौर से इसको हम डोपामाइन ये हमारे मस्तिष्क से निकल करके हमारी तंत्रिकाओं में जा करके हमारे मांसपेशियों में चैतन्यता लाता है, डोपामाइन। और जब किन्हीं कारणों से डोपामाइन इन कोशिकाओं से, ये चूंकि एक केमिकल है जिसको हम एक रसायन कह सकते हैं, ये रसायन जब निकलता है और किन्हीं कारणों से इसकी कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में एक्शन करने की या उनमें हिलने डुलने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, लगभग 80% गिर जाती है। चूंकि प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण करना और अपद्रव्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना, तो जब डोपामाइन कम होने लगता है, हमारे मांसपेशियों के हाथ पैर हिलने की स्थिति, मांसपेशियों के काम करने की स्थिति में कमी आ जाती है, तो इस तरीके से ग्रसित रोगियों को हम पार्किंसन की श्रेणी में ले लेते हैं। इसमें हाथ पैरों का कम चलना, लटक जाना, हिलना डुलना नहीं, गति कम करना, ये तमाम ऐसे कारण होते हैं, ऐसे तमाम लक्षण होते हैं जो आमतौर से इस तरह के रोगियों में देखे जाते हैं। हालांकि मैं एक स्पष्ट बात आपसे कर दूं कि मेरे 37 वर्ष में पार्किंसन का मुझे कोई रोगी मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप सबकी मांग थी तो मैंने पार्किंसन पर अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने के लिए एक क्रम बनाया कि मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा। जो न्यूली मेडिकल रिसर्च निकल के सामने आई है उसमें इस बात को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि विभिन्न औषधियों के प्रयोग से भी हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। ये वंशागत भी हो सकती हैं, लेकिन वंशागति के प्रमाण सिर्फ 1 से 2% मिले हैं। पूरे देश में 1% रोगी और विशेष करके 40 वर्ष से ऊपर लगभग 5% रोगी इस रोग के शिकार होते हैं। इस रोग में जो संभावित कारण होते हैं, इसमें प्रमुख रूप से जो विभिन्न प्रकार के औषधियां हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स नुकसान होते हैं, विशेष करके मैग्नीशियम अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में, डोपामाइन कम हो जाए और रिजरपाइन या फिनोथायमिन ये आपके औषधियों की अधिकता हो जाए आपके बॉडी में या न्यूरॉन्स में, सिर में आपको कोई घातक चोट लग जाए, अचानक आप किसी ऐसी घटना से ग्रसित हो जाए जो आपके दिलो दिमाग पे आ जाए, आप अचानक बोलते बोलते आप भावुक हो जाएं, रुक जाएं और उस स्थिति में आपको इस रोग के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लगातार 8-8, 10-10 महीने तक, 1-1 साल तक सर दर्द आपका होता रहे, ये भी एक कारण बनता है। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे इंसेफ्लाइटिस है, डेमेंशिया है, लिथार्जिका है, इन रोगों के हो जाने पे भी पार्किंसन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसमें होता क्या है कि चेहरे का मुखौटा एकदम शून्य सा हो जाता है, गुस्सा, खुशी या अन्य दशाओं पर कोई बदलाव नहीं आता। आदमी को क्रोध आ रहा है लेकिन उसके चेहरे पे वो भाव नहीं दिखेगा, खुशी आ रही लेकिन उसके चेहरे पे वो भाव नहीं दिखेगा, कलम पकड़ेगा तो हाथ हिलेगा नहीं लेकिन अक्षर बहुत बड़े बड़े बनने लगेंगे। और कुछ जब ये पार्किंसन का रोग ज़्यादा हो जाता तो उसके अक्षर पढ़ने में नहीं आते, अक्षर इतने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कि वो फिर पढ़ नहीं पाता है। अच्छा खासा आदमी अपने सिग्नेचर को
अपने 40 साल, 45 साल, 50 साल तक सिग्नेचर को अच्छी तरह से कर लेता है, लेकिन जब पार्किंसन से वो पीड़ित हो जाता है तो अपने सिग्नेचर को 20 बार करता है, लेकिन सिग्नेचर का वो शेप नहीं ला पाता जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है। कई बार ऐसे केसेज आपने देखे होंगे बैंक में कि लोग वापस कर देते हैं कि आपका सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, और खास करके ये बुजुर्गों में होता है। एक निश्चित आयु के बाद, 50 वर्ष के बाद, जब ब्रेन की क्षमता में थोड़ी बहुत कमी आने लगती है, तो जब हम किसी भी विशेष घटना से प्रेरित हो जाते हैं और वो हमारे मस्तिष्क पर जाकर के हमारे न्यूरॉन्स पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो पार्किंसन का शिकार होना स्वाभाविक है। हाथों की अंगुलियां इस प्रकार चलती हैं जैसे कोई रूल घुमा रहा है अपने हाथ में लेकर के। बैठे रहने पर, लेटे रहने पर ये ज़्यादा होता है। काम करते रहें, आप अपने में लगे रहें तो आपको पार्किंसन का अनुभव कम होता है, लेकिन जब आप विश्रामावस्था में होते हैं तो आपको ये ज़्यादा लगता है। आपके ओंठ चलते रहते हैं, आपकी गर्दन हिलती जुलती रहती है, आपके हाथ हिलते जुलते रहते हैं। आप लोटा पकड़ेंगे तो गिर जाएगा, गिलास पकड़ेंगे तो खनखना जाएगा। चाय के ट्रे लेकर के अगर आप चाय किसी को देना चाहते हैं, चाय खनखना करके गिरने लगेगी। ये जो, जबकि आपको लगता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में वो शिथिलता आ't है, न्यूरॉन्स उतना काम नहीं कर पाते, मांसपेशियां उतनी एक्टिव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि डोपामाइन आपका कम बनने लगता है। रोगी अपना संतुलन खो देता है। संतुलन का मतलब बैलेंस। खड़ा होता है तो लगता है गिर जाएगा, एक तरफ नहीं चल पाएगा। डंडे को लेता है, डंडा भी हिलने लगता है। आपने देखा होगा तमाम बुजुर्ग ऐसे चलते हैं जो डंडा लेके चलते हैं और उनके डंडे भी डगडगाते रहते हैं। ये तमाम कारण पार्किंसन के हैं जो हम देख सकते हैं। और एक हमारे शोध में, हमारे शोध का मतलब मेडिकल साइंटिफिक शोध में, अभी तक तो अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पार्किंसन के इलाज के पर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जैसे हीमोफीलिया पर ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी तमाम तरह के अपवाद विभिन्न रोगों में आते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब हम इसको पूर्ण रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जोड़ देते हैं और इसको न्यूरॉन से ले जाकर के संबंधित हम देखते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा न्यूरॉन का मतलब हमारी तंत्रिकाएं, क्योंकि तंत्रिकाएं जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो तंत्रिकाओं की सेल्स होती है, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो जब न्यूरॉन में ये कमी आ जाती है कि वो मांसपेशियों को प्रेरित करने वाली, उसको नियंत्रित करने वाली जो रसायन है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, वो जब कम बनने लगता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हमारे चिकित्सक साथी कृपया इसको नोट करें, प्रयोग करें, और मुझे भी अगर कोई रोगी मिलेगा तो मैं ज़रूर प्रयोग करूंगा। मैं अपने निजी अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं कि इन दवाओं को दे करके पार्किंसन के रोगी पर आप सफलता प्राप्त जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। विश्वास इसलिए कि चूंकि मुझे कोई रोगी मिला नहीं। वास्तव में मैं गलतफहमी में आपको नहीं रखना चाहता कि मैंने बहुत से रोगी ठीक कर लिए, मैं दावा करूं। मैंने कोई भी रोगी 37 वर्ष में, मेरा दुर्भाग्य रहा कि पार्किंसन का रोगी मुझे कोई अभी तक नहीं मिला। लेकिन आपको अगर मिला है, चूंकि आपने डिमांड किया है, तो आप मेरे अनुभव को, जो मैं सिस्टम वाइज मैंने आपका अनुभव बनाया है और जो ऑर्गन वाइज मैंने डिवाइडेशन किया है, अगर इस तरह आपको कोई रोगी मिलता है तो आप कृपया दवाएं नोट करें। दवा नंबर 1 आप देंगे CNS प्लस आरी। और CNS और आरी को, अब यहाँ पे लोग कहेंगे आरी आप देंगे तो पार्किंसन का रोग बढ़ जाएगा। जी नहीं, हम न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं CNS के साथ। तो CNS प्लस आरी जब हम 20-20 ड्रॉप TDS देते हैं दिन में 3 बार, तो हमें न्यूरॉन्स की गतिविधियों में तेजी पाई जाती है। मुझे पार्किंसन का रोगी तो नहीं मिला, लेकिन पैरालिसिस का रोगी मिला है। अभी मैं इसके पहले आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो मुझे याद भी आ गया। हमारे एक राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का जिला है, एकदम बॉर्डर का, महाराष्ट्र के बॉर्डर का, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच का है। वहाँ पे डॉक्टर छोटेलाल जी हैं। उनके पिताजी को आज से 10 दिन पहले पैरालिसिस का अटैक पड़ा। उन्होंने मुझको फ़ोन किया, मैंने उनको दवाइयाँ बताई और मैंने कहा ये दवा आप देना शुरू कीजिए। मैंने वहाँ भी आरी का प्रयोग किया था। उन्होंने दवा दिया और उन्होंने कल एक वीडियो भेजा था अपने पिताजी की बना करके। वो बैठ करके योगा कर रहे हैं और पैरालिसिस का कोई लक्षण उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ा, जबकि उन्होंने कहा था कि उनको सीवर अटैक हुआ है और सर तत्काल मुझे दवा बताइए। तो पैरालिसिस में भी नर्व्स प्रभावित होती हैं, पार्किंसन में भी नर्व्स प्रभावित होती हैं। दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं, दोनों के कारण अलग अलग हैं। इसी तरीके से नींद ना आना या अन्य ऐसे रोग जो नर्व से संबंधित होते हैं, इन सब में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों का जो एक विभाजन किया गया है, औषधियों को जो
क्रम से डिवाइड किया गया है देने के सिस्टम वार, वो मेरे अनुसार पहला होगा CNS प्लस RE, दूसरा होगा हम न्यूरॉन्स में जो हमारा पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों को मजबूती से पहुंचा करके वहां के न्यूरॉन्स को हमें मजबूत बनाना है, तो वहां पे हम L2 का प्रयोग करेंगे बिफोर मील। 20 ड्रॉप L2 खाने से पहले 1 गिलास पानी में डाल के रोगी को पिला दीजिए। और तीसरा होगा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, पेट में गैस नहीं बननी चाहिए, अल्प आहार लें और जल्दी से वो पच जाए ताकि उसका निष्कासन भी हो जाए। इस तरह से L3 एस्टेन को हम आफ्टर मील लेंगे। बिफोर मील लेंगे हम L2, आफ्टर मील लेंगे हम L3 और एस्टेन, और सुबह दोपहर शाम 3 बार हम CNS प्लस RE लेंगे। पार्किंसन के रोगी को किसी भी एक्स्ट्रा ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी बाहरी दवाओं की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंतरिक रूप से आप न्यूरॉन्स को मजबूत कीजिए। और देखिए कि मेरा ये जो अनुभव है दवा को बताने का, वो आपको कैसा लगा। हमें इस पर आपके रिकॉर्ड चाहिए, आपके प्रमाण चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। चूंकि मैं यथार्थ बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं कुछ लीप लपोट करके बोलता नहीं, चापलूसी किसी की करता नहीं, और अपनी बात जब तक मैं प्रमाणित नहीं कर लेता तब तक मैं इस पर बोलता नहीं। इसीलिए मैंने इन किताबों का आपको दर्शन कराया कि मैं इन किताबों के सहारे, जो मैंने पिछले अपने 58 वर्ष के उम्र में इन किताबों का मैंने गहन अध्ययन किया है और आज भी मैं पढ़ता हूं। ये मैं आपको बता दूं कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैं सोने के पहले कुछ न कुछ पढ़ के लेटता हूं। मैं टीवी के समाचार देखता हूं, अपने साइंस से संबंधित रेडियो के समाचार सुनता हूं, अखबारों से कटिंग देखता हूं, उस पर विश्लेषण करता हूं, स्वयं में अध्ययन करता हूं विभिन्न किताबों का, पत्रिकाओं का। अभी जिस किताब की बात मैंने उस दिन किया था, वो किताब को मैंने मंगाया और पढ़ा। तो मैं किताबों को मंगा करके उसको रखने का आदी नहीं हूं, बल्कि उसको पढ़ने का आदी हूं। इसलिए बिना तथ्यहीन बातों के आप लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। आपकी टिप्पणी करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वाहवाही ले लेंगे। आपकी टिप्पणी करने से आप में ही हीन भावना पैदा होगी और आप अपने आप में शर्मिंदा होंगे। तो स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। इलेक्ट्रोहोपैथी की जोत जगाए रखिए, इलेक्ट्रोहोपैथी अपनाइए, स्वस्थ बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।